हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द एनडीए क्लासेस। आज का जो आपका टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न। क्लियर दिख रहा है आपको? ओके। आज का जो आपका टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न, हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक साइंटिस्ट हुए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क में सेल को खोजा था। कोशिका किसने खोजा था? यहाँ पर रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल फॉर 1965 एंड नेम्ड सेलुला। सेल्ला नाम दिया था। सेल्ला माने होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। ठीक है। अब ये स्मॉल कंपार्टमेंट नाम दिया उन्होंने तो एंड पब्लिश्ड इसमें पब्लिश किया था। यहाँ पर उन्होंने इसको माइक्रोग्राफिया, इनकी बुक थी माइक्रोग्राफी। अभी मैं कोशिका विभाजन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं आपको सेल बता दूँ। इसके बाद जो है श्लाइडेन और श्वान एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर सेल थ्योरी दी, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो श्लाइडेन और श्वान ने दिया, उसमें एक पॉइंट था कि न्यूज अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑफ श्लाइडेन एंड श्वान, तो श्लाइडेन और श्वान की जो सेल थ्योरी थी, कोशिका सिद्धांत, उसके हिसाब से एक पॉइंट था कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। इसी को ग्रीक भाषा में कहा जाता है ओमनिस सेलुला। इस शब्द का भी वही अर्थ है जो यहाँ पर लिखा है, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। अब आप देखिए, इसमें जब नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती, तो हमको यही विभाजन पढ़ना है आज के टॉपिक में कि कोशिका विभाजन कैसे करती है। तो जैसे यहाँ पर एज द सेल इंक्रीजेज इन साइज, जब कोशिका का आकार बढ़ जाता है तो आपको पता है, सपोज करिए ये सेल है और ये इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर क्या है यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये क्या है यहाँ पर साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर क्या हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो रेशियो होता है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म का, वो क्या कर जाता है, ये साइज, द रेशियो बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ये रेशियो डिस्टर्ब होता है
तो क्या होगा, द सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगी और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी। इट इज़ द मेन रीज़न फॉर द सेल डिवीज़न कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का जो रेशियो है वो रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, या कहना चाहिए इर्रेगुलर हो जाता है, इसके कारण से रन होता है। अब जो सेल डिवीज़न है वो दो तरह का होता है मेनली, वैसे तो तीन तरह का ए माइटोटिक, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सेल डिवीज़न is of two types, मुख्य रूप से दो तरह का विभाजन होता है। एक को कहते हैं यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन, हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन, और एक को कहते हैं यहाँ पर मियोटिक डिवीजन, हिंदी में कहते हैं अर्ध विभाजन। तो समसूत्री और अर्धसूत्री हमको दोनों पढ़ने हैं। पहले हम पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन। जो समसूत्री विभाजन होता है हमेशा दोनों ही विभाजन में कोशिका में एक कोशिका से दो कोशिका बनती हैं, पर समसूत्री विभाजन जो है कई कोशिकाओं में पाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ। माइटोटिक, मैं इसको और ऊपर लिख देता हूं। माइटोटिक सेल डिवीजन, इसी का एक और नाम है, इसको कहते हैं माइटोसिस, हिंदी में कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। ये विभाजन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक द्विगुणित कोशिका है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से दो सेल बन जाती हैं, पर गुणसूत्रों की संख्या सेम रहती है। इस तरह का विभाजन समसूत्री कहलाता है। ये पेरेंट सेल है, जनक कोशिका, और ये डॉटर सेल है। ऐसा विभाजन जिसमें संतति कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या जनक कोशिका के समान रहती है, ऐसा विभाजन क्या कहलाता है, माइटोटिक सेल डिवीजन कहलाता है। और इस प्रकार का विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कायिक कोशिकाओं में ऐसा विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसमें संतति कोशिकाओं व जनक कोशिका में सूत्रों की संख्या समान है। तो क्रोमोसोम नंबर सेम है, चाहे वो पेरेंट सेल में हो, चाहे किस में हो, यहाँ पर डॉटर सेल में हो। तो ऐसा विभाजन समसूत्री विभाजन कहलाता है। अब समसूत्री विभाजन में जो स्टेप हैं देखिए, दो स्टेप में विभाजन का अध्ययन कर सकते हैं। पहला है यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है यहाँ पर साइटोकाइनेसिस। इसे कहते हैं यहाँ पर केंद्रक का विभाजन। सबसे पहले कोशिका विभाजन में पहले केंद्रक विभाजित होता है, और फिर इसके बाद कोशिका द्रव्य का भी क्या होता है, विभाजन होता है।
तो पहले केंद्रक का विभाजन होगा, तो किसका होगा, कोशिका का होगा। हम दोनों स्टेप को अलग अलग पढ़ते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। जो कैरियोकाइनेसिस होता है केंद्रक का विभाजन, यह 4 चरणों में होता है। कौन कौन से 4 चरण हैं, यहाँ पर नाम लिख देंगे। पहला होता है प्रोफेज, हिंदी में कहते हैं पूर्वावस्था। दूसरा होता है मेटाफेज, हिंदी में कहते हैं मध्यावस्था। तीसरा होता है एनाफेज, इसको कहते हैं पश्चावस्था। चौथा होता है टेलोफेज, इसको कहते हैं अंत्यावस्था। ये 4 स्टेज हैं केंद्रक के विभाजन की, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, फिर उसके बाद क्या आएगा, कोशिका का आएगा। तो पहले हम इन चारों स्टेप को स्टडी करते हैं। आप देखिए, क्या नाम है पहला, पूर्वावस्था। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना क्लियर आपको। इसको इंग्लिश में प्रोफेज कहते हैं। प्रो माने फर्स्ट, फेज माने अवस्था, पहली अवस्था। क्या होता है इस अवस्था में, इस अवस्था में जो जैसी कोशिका विभाजन प्रारंभ करती है तो क्रोमेटिन धागे स्पष्ट कोशिका बन जाते हैं। इस अवस्था में क्रोमेटिन धागे, पहले गुणसूत्र किस रूप में रहता है, क्रोमेटिन के रूप में, स्पष्ट रचनाओं, ब्रैकेट में लिखेंगे, गुणसूत्र में बदल जाए। अब क्या होगा, प्रत्येक गुणसूत्र 2 अर्धगुणसूत्र, इंग्लिश में कहते हैं क्रोमेटिड, में टूट जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, केंद्रक कला व केंद्रिका गायब हो जाती है। केंद्रक कला और केंद्रिका गायब हो जाती है, और जो तारक काय है, तो तारक केंद्रों में टूट जाता है। इतना स्टेप होता है पूर्वावस्था। चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा तरीका आया, ये था तारक काय। ठीक है, ये थी कोशिका कला, ये थी केंद्रक कला। ठीक है, ये क्या था, क्रोमेटिन। ये क्या थी, केंद्रिका।
ठीक है, इसे कहते हैं अरीप्रोफेज। हमने प्रोफेज को दो पार्ट में फिगर बना रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि क्रोमेटिन धागे गुणसूत्र में बदलेंगे, फिर केंद्रक कला और केंद्रिका गायब हो जाएगी, फिर इसके बाद तारक का दो तारक केंद्र में टूटेगा। तो इसलिए सारे फिगर को दिखाने के लिए उसको दो स्टेप में बनाना। ये देखिए, ये केंद्रक कला गायब हो रही है, ये केंद्रिका गायब हो रही है, और ये गुणसूत्र में बदल गया क्रोमेटिन धागे, और प्रत्येक गुणसूत्र किसमें टूट गया, ठीक है। और तारक का है, दो तारक के में टूटा, ये तारक का है था, और ये तारक क्या है, ये तारक, ये क्या है यहाँ पर, अर्धगुणसूत्र। इसे कहते हैं लेट प्रोफेज। जो स्टेप लिखे हुए थे क्रोमेटिन धागे इसका गुणसूत्र बदल गए। 23 जोड़े होते, हमारे बोर्ड में इतना स्पेस नहीं होता कि हम 23 जोड़े बना सके, इसलिए हमने बना दिया एक ही जोड़ा बनाया। प्रत्येक गुणसूत्र द्वारा गुणसूत्र टूट गया, केंद्रक कला और केंद्रिका देखे डॉट बना दिया, ये गायब हो गई, और तारक का है दो तारक केंद्र में टूट गया, ठीक है। अब हम इसमें किसमें आते हैं, पहला स्टेप पूरा हो गया प्रोफेज का, मैं बिगाड़ता जा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में उतना ही स्पेस है। दूसरे में आते हैं मेटाफेज। मेटा माने मध्य, फेज माने प्रावस्था, तो हो गया मध्यावस्था, ठीक है। अब देखिए, इस प्रावस्था में तारक केंद्रों से आगे नुमा तर्क तंत्र निकलते हैं, जो गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं और गुणसूत्र मध्य में आकर एकत्र होता है, नामी मध्यावस्था। देखिए, अब गुणसूत्र यहाँ पर तर्क तंतु निकल रहे हैं, गुणसूत्र मध्य में आकर एकत्र हो गए, ये है तर्क तंतु। ये क्या है, यहाँ पर गुणसूत्र किसमें आगे मध्य में, कौन सी प्रावस्था है, मेटाफेज, मध्यावस्था, ओके। फिर हम आते हैं तीसरी प्रावस्था में, एनाफेज। हिंदी में कहते हैं पश्चावस्था। इसमें क्या होगा, पश्चावस्था में इस प्रावस्था में
विपरीत तर्क तंतुओं में खिंचाव